नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वाली में वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ है। मतलब इतिहास को किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इतिहास को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं और इतिहासकार लिखते हैं, जिससे हम आसानी के साथ इतिहास को समझ सकें। तो अगर हम देखेंगे इतिहास में काल विभाजन में, तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल होता है और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एरा एक होता है, दूसरा एक होता है हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा कैसे होगा? इसमें क्या होगा? प्री हिस्टोरिक एरा में क्या होगा? जिसमें हमको साक्ष्य नहीं मिलेंगे, साक्ष्य नहीं मिलेंगे। और जो हिस्टोरिक एरा होगा, इनमें हमको साक्ष्य मिलेंगे। इसमें क्या कहेंगे अगर हम? स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलेंगे और इनमें आपको क्या होंगे? स्पष्ट साक्ष्य मिलेंगे। इसी के बेसिस पे हम इतिहास का सबसे पहला डिवीजन करते हैं। इतिहास के 2 भाग हैं, एक प्री हिस्टोरिक एरा, दूसरा हिस्टोरिक एरा। जो प्री हिस्टोरिक एरा है, उसमें हमको साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहे हैं। जो हिस्टोरिक एरा है, उसमें हमको साक्ष्य स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। जो 20 लाख ईसा पूर्व पहले से का इतिहास है, मतलब जो ईसा से 20 लाख साल पहले है, उससे पहले का जो इतिहास है, उसको हम रखते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। और जो 20 लाख ईसा पूर्व के बाद का इतिहास है, उसको रखते हैं हम हिस्टोरिक एरा। अगली बात अगर हम देखेंगे तो इतिहास के भाग क्या है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। 3 भागों में इतिहास को बांट दिया हमने। जो जैसे आपने पीछे देखा कि 20 लाख ईसा पूर्व के बाद क्या होता है आपका? ऐतिहासिक काल। तो जो पाषाण युग है, वो आपका 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक कौन-सा है? पाषाण युग। अब ये पाषाण युग क्योंकि मुख्य भूमिका में रहेंगे। कौन? मुख्य भूमिका में होगा पाषाण आपका पत्थर। तो ये पाषाणों को केंद्रित सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पाषाण युग। जो कांस्य सभ्यता है, जो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसमें कांस्य जो है प्रमुख भूमिका में रहेंगे। और लौह युगीन सभ्यता जाए आएंगी जब, तो उसमें लौह अपनी मुख्य भूमिका में रहेगा। ठीक? तो जो कांस्य युगीन सभ्यता है, जो 3000 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। अब देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता आज तक भी है। आज भी आपको देखेंगे तो एलॉय का इस्तेमाल हो रहा है ना? एलॉय का इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कौन-सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद आप देखेंगे जो लौह युगीन सभ्यता है, इसका प्रारंभ कब से हुआ ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य अलग-अलग मिले हैं समय काल के साथ। कांस्ययुगीन सभ्यता में हमको जो अभी तक का सबसे पुराना साक्ष्य मिला वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास से मिला है। लौह युगीन सभ्यता का सबसे पुराना साक्ष्य हम अगर हम देखें, तो तमिलनाडु में एक जगह है कृष्णागिरी और यहाँ क्या है? मलयादुमपराई, जहाँ लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो 2172 ईसा पूर्व के हैं। तो लोहे का साक्ष्य सबसे पहले देखिए यहाँ इस टाइम फ्रेम में भी जाके मिल रहा है, इसलिए लोहे के काल को एग्ज़ैक्टली डिफाइन नहीं करा जा सकता है। हालाँकि इतिहासकार मानते हैं कि ये 600 बीसी के बाद कुछ लोग मानते हैं। लेकिन आपको देखिए प्रमाण मिल रहे हैं कि 2172 ईसा पूर्व के आस-पास भी आपको प्रमाण मिल रहे हैं। और जो वर्तमान है समाज है, वो भी लौह केंद्रित समाज है। मतलब वर्तमान समाज के भी केंद्र में लौह है, लोहा है। तो इस तरह आप देखिए कि पाषाण युग हो गया 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व से अभी तक आप इसको मान सकते हैं कि कांस्य युग है। और लौह युग, जिसको सामान्यतः कई लोग मानते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास का से है, लेकिन इसके बहुत पुराने साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो अगर हम वर्तमान समाज को कहें, तो वर्तमान समाज हमको कांस्य युग का भी समाज मिल रहा है और लौह युग का भी समाज मिल रहा है। लेकिन लोहा क्या है? अधिक अधिक प्रमुख है। ठीक? इसके बाद अगर हम देखेंगे, तो जो पाषाण युग है, उसका भी विभाजन है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। क्योंकि आप देखिए टाइम फ्रेम पूरा पाषाण काल का क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। जो पूरा पाषाण काल है, वो देखिए क्या है? वो 20 लाख से इसको 1 जीरो आप बढ़ा दीजिएगा, 10,000 ईसा पूर्व तक है। जो मध्य पाषाण काल है, वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक है। और जो नव पाषाण काल है, वो 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है।
ठीक, आगे अगर देखिए तो पूरा पाषाण काल जो कि 20 लाख से 1000 ईसा पूर्व तक है, इसमें भी डिवीज़न है। 20 लाख से 10,000 इसको कहिए, 10,000 ईसा पूर्व तक इसमें भी डिवीज़न है कि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का एक काल है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल 60,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का काल है और जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल है। इसको आप एक बार 2 बार ध्यान में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जो मध्य पूरा पाषाण का है इसमें क्या है कि क्वार्टराइज़ पत्थरों की जगह चार्ट और जैस्पर व फ्लिंटन जैसे पत्थरों का उपयोग होने लगा। इसको क्या कहेंगे फलक संस्कृति भी, क्योंकि इसमें क्या होगा फलकों का उपयोग होगा। फलकों का उपयोग होगा मतलब पत्थरों को आकार देना प्रारंभ हो गया एक तरीके से यहाँ। महाराष्ट्र की नर्मदा घाटी से उपकरण यहाँ के मिले हैं और जगह का नाम क्या है नेवासा है। नर्मदा घाटी के ही हथरौना से अरुण सोनिकिया ने मानव कंकाल ढूंढा और ये मानव कौन सा था होमोसेपियंस था। तो अब देखिए आपको होमोसेपियंस मिल रहे हैं, मानव कंकाल भी विभिन्न जगहों से मिले हैं और उसके अलावा जो उपकरण मिल रहे हैं वो फलक संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, और निएंडरथल मानव का संबंध भी मध्यपुरा पाषाण काल से है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि निएंडरथल मानव का संबंध किस काल से है, तो आप कहेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल से क्या है कि आधुनिक मानव के विकास का काल है ये उच्च पुरा पाषाण काल। विंध्य क्षेत्र के शैलयाश्रों से, विंध्य क्षेत्र वहां देखेंगे आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इन सब का एक समझ लीजिए कि बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ के शैलाश्रों से मिलते हैं। बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंहहिंग, इसको आप सिंह भूमि कर दीजिए, सिंह भूमि, भीमबेटका, बखुरी, बाघोर, पटड़े, इनाम गाँव का नाम आपने सुना होगा, रेणुगुंडा, करनूल की गुफाएँ। ठीक, इसमें सबसे फेमस आप किसको रखेंगे? भीमबेटका और इनामगाँव, 2 को आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। बेलन घाटी की लोहंदा नाला से हस्ती की बनी हुई मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो देखिए, निम्न पाषाण के काल में समस्या क्या है कि यहाँ हमको साक्ष्य कम मिले हैं। मध्यपुरा पाषाण काल में हमको साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए हैं और इसमें क्या किया, पत्थरों को क्या आकार देने का काल हो गया। जो उच्च पुरा पाषाण काल है, इसमें आप देखेंगे कि चित्रों का भी प्रारंभ हो गया है। ठीक, मतलब मानव संस्कृति ने और विकास किया है। इसके बाद अगर देखिए कि जो प्रमुख शैल चित्र हमको कहाँ-कहाँ से मिले। एक तो आपको सुंदरगढ़ मिला है। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएँगे कि पाषाण काल में जो शैल चित्र मिले वो कहाँ-कहाँ से मिले? और देखिए पाषाण काल में भी उत्तर पूरा पाषाण काल से हमको ज़्यादा शैल चित्र मिल रहे हैं। तो सुंदरगढ़, भीमबेटका व आदमगढ़, जोगीमारा और कर्नूल की गुफाएँ, इनसे हमको शैल चित्र मिल रहे हैं। सुंदरगढ़ कहाँ पे है? सुंदरगढ़ आपका कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। यूपी, मिर्ज़ापुर फिलहाल एक मूवी के लिए बहुत फेमस है। अलग तथ्य में है, उससे हमारा लेना-देना नहीं। फिर हम देखेंगे कि मिर्ज़ापुर में मिल रहा है सुंदरगढ़। भीमबेटका देखेंगे कि मध्य प्रदेश में है। देखो मिर्ज़ापुर को मैंने इसलिए बोल दिया कि इससे क्या होगा आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस मिल के आपको याद हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो भीमबेटका हम देख रहे हैं, वो आदमगढ़ कहाँ मिल रहा है? मध्य प्रदेश में हमको मिल रहा है। जोगीमारा हमको मिल रहा है झारखंड में और कर्नूल की गुफाएँ हमको कहाँ मिल रही हैं? आंध्र प्रदेश में। तो इन सब जगहों पे भी हमको गुफा चित्र मिल रहे हैं। मतलब गुफाओं पे की दीवालों पर चित्र बनाए गए हैं और इनमें जब आप आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ इन चित्रों को बनाने। आगे देखेंगे हम मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देखेंगे। तो ये भी 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। देखिए कुछ में क्या होगा टाइम क्या करेगा ओवरलैप करेगा, है ना? उससे आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न-विभिन्न मत हैं। कुछ उसमें थोड़ी डिफरेंसेस मिलते हैं। इस वजह से टाइम आपको ओवरलैप करता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन आप एक मोटा-मोटा आइडिया लग इससे आपको लग जाएगा कि कौन-सा काल कब था। तो इसमें देखिए मध्य पाषाण काल में क्या है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़, बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अब देखिए मध्य पाषाण काल में आप देख रहे हैं कि पशुपालन के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। मनुष्य अब छोटे शिकार जैसे मछली
वो पक्षी, मनुष्य क्या करने लगा, अब छोटे शिकार करने लगा। पहले क्या करता था, बड़े जानवरों को मारता था। बड़े जानवर में से जैसे हिरण हो गया, है ना? जंगली जानवरों को मार रहा जाता। तो पहले बड़े जानवरों को मार रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये मछली जैसे जानवर, मछली को, पक्षी को, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करने लगा। अब देखिए मध्यपाषाण में क्या हो रहा है कि प्रक्षेपास्त्रों जैसे भाला और धनुष बाण का विकास हो जा रहा है। तो ये सवाल अगर आपको फँसाना हो तो इसको आप हाइलाइट करके कहीं लिखिए। धनुष बाण का सबसे पहला प्रयोग आपको कहाँ मिलता है? धनुष बाण का सबसे पहला प्रयोग आपको कहाँ मिल रहा है? मध्यपाषाण। अगली विशेषता आप देखेंगे कि क्या मिल रही है कि कुत्ते को क्या है, पालतू पशु बनाया गया है। मतलब सामाजिक व्यवस्था अब बन रही है। मतलब व्यक्ति समाज में रहना प्रारंभ कर रहा है। दूसरा क्या है, परिवार की भी भूमिका बनेगी इसी मध्यपाषाण काल में। 1667 में सर्वप्रथम कार्ला दल ने विंध्य क्षेत्र में मध्यपाषाण काल के औजार खोजे हैं। इस काल के मानव कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? प्रतापगढ़, यूपी, सरायनाहर, दमदम और महदहा से मिलता है। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य सरायनाहर से मिलते हैं। फिर आप देखिए कि सरायनाहर, चौपाड़ी मांडो, मद महदहा जैसे साक्ष्यों पर महत्वपूर्ण स्थल मध्य गंगा घाटी या बेलन घाटी जिसे कह रहे हैं। मध्य गंगा घाटी का मतलब बेलन घाटी। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि बेलन घाटी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। चौपानी मांडो से अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिलेंगे। जैसे आपने बताया कि परिवार का विकास हो रहा है, तो अस्थायी जीवन के आपको साक्ष्य मिलेंगे। और यहाँ स्थायी जीवन के साथ आपको चूल्हा चक्की जैसी चीजें, मूसल जैसी चीजें, है ना, आपको मिलने लगी। मतलब क्या यहाँ है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बना रहा है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बना रहा है। अब और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक तरह से कृषि का प्रारंभ भी हो जा रहा है। कृषि का प्रारंभ हो जा रहा है। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन पे फोकस हो रहा है। तो जो जो मनुष्य पहले सिर्फ जंगलों पे निर्भर था, अब वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उत्पन्न करने की कोशिश भी कर रहा है। तो महदहा से आप देखिए बूचड़खाना, गोबर और आवास के साथ जुड़वा समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए समाधान के साक्ष्यों में क्या होता है कि दरअसल जो ये समाधान प्रणालियां होती है वो क्या करती है, सामाजिक सोच का सामाजिक सोच के विषय में बताती है। जैसे कोई जुड़वा समाधान मिलेंगे, वहां क्या एक विचारधारा आती है कि परलोकवाद की विचारधारा भी रहेगी। जैसे आप देखेंगे कि किसी शव के साथ क्या है, सामग्री बहुत सारी लोग दफनाते थे या जलाते थे। उससे क्या मिलता है? उससे भी परलोकवाद का सिद्धांत मिलता है। आप देखेंगे कि मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है कुछ जगहों पे, उसके साक्ष्य मिलेंगे। उसका मतलब क्या है? मालिक के प्रति वफादारी, है ना? तो इस तरह के साक्ष्य आपको मिलेंगे। अगली बात देखिए कि राजस्थान की बागौर से पाषाण काल के साथ-साथ लौह काल के उपकरण व मानव कंकाल मिले। मतलब आप देखिए मध्य पाषाण काल से ही आपको लौह काल के भी कुछ न कुछ उपकरण मिलने लग रहे हैं। भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानव अंत्येष्टि का भी प्रमाण मिला है। लेखनीय से नरकंकाल तथा महदहा से, इसको युगल कर लीजिए, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मतलब युगल समाधान का मतलब मनुष्य के आपको समाधान मिल रहे हैं, उसमें पुरुष प्लस स्त्री को एक साथ रखा गया है। अब यहाँ भी देखिए, एक तो परलोकवाद, दूसरी विचारधारा क्या हो सकती है? इससे अलग-अलग विचारधाराएँ निकलेंगी, किस तरह, किस भावना के साथ इसको किया गया होगा इस काम को। दूसरे हो सकता है ये प्रेम भी हो, है ना? तो अलग-अलग विचारधाराएँ निकाली जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया मध्य पाषाण काल। अगला हम काल देखेंगे नवपाषाण काल। अब ये देखिए ये कब आता है? 6000 से 3000 ईसा पूर्व, 6000 से 3000 ईसा पूर्व। इस शब्द का नवपाषाण काल, इस शब्द का नवपाषाण काल सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर जॉन लुआक ने सन जॉन लुआक ने 1865 में किया। इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक, गार्डन चाइल्ड्स ने भी इसे क्रांति के रूप में वर्णन किया है कि नवपाषाण काल एक क्रांतिकारी काल है, क्योंकि बहुत तेज परिवर्तन इस काल में होंगे।
नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर यूपी में भी आपको देखिए प्रमाण मिल रहा है। यूपी के टोंस नदी घाटी में सबसे पहले मिल रहा है, जो वो 1860 में मिल रहा है। ठीक। नवपाषाण युगीन बस प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के देखिए बलूचिस्तान से, मेहरगढ़ से मिल रहा है। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। गार्डन चाइल्ड इसे अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में बताया है कि अब ये समाज ऐसा बन गया है जो अन्न उपजाने लगा है। जो देखिए, जो पाषाण काल में था, तो इसमें क्या था, शिकारी वर्ग था, एक तरीके से कह सकते हैं मानव शिकारी के रूप में था और आश्रित था दूसरों पे भोजन के लिए। अब ये क्या बन गया है, उत्पादक बन गया है। कौन? मानव। नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार देखिए इसी काल में हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिराग, कोल्डिहवा, गुफक कराल नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ये कहाँ है ये आपको भी याद रखना होगा और आपसे मैच कराने के लिए पूछेगा। मेहरगढ़ से जौ के दो, गेहूं की 3 किस्में और खजूर तथा कपास विश्व में प्रथम खेती के साक्ष्य मिले। तो खजूर और कपास का को भी आप चेंज करिए। खजूर और कपास का विश्व में प्रथम साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? मेहरगढ़ में। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? मेहरगढ़ में। ठीक। बुर्ज हूँ वो गुफ कराल से गर्त निवास के, ये कौन सा क्षेत्र है? जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र। कोल्डिहवा से वन एवं वन कृषि जनित दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य का प्रमाण मिला है। चौपानी मांडो से संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी में चौपानी मांडो से 3 किलोमीटर दूर महगहा में से गौशाला का साक्ष्य मिला है। दक्षिण भारत से उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? रागी थी। भारत में नवपाषाणी काल से संबंध पुरातात्विक खोज सर्वप्रथम किसने शुरू कराई? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। 1842 में लिंग सुगुर कर्नाटक नामक स्थल से उपकरण खोजे। जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल है। और उसके बाद आपका आएगा कांस्य युग। तो नवपाषाण काल और कांस्य युग, या इससे पहले अगर हम देखें तो ये पाषाण युग का ही पार्ट है। और पाषाण युग से कांस्य युग के बीच की दूरी तय करने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा वो कौन? नवपाषाण काल। क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन यही होंगे, यहीं से आपको साक्ष्य मिलेंगे। इस तरह के साक्ष्य, एक तो आपको मिलेगा परिवार के साक्ष्य, फिर आपको मिलेगा समाज का साक्ष्य, फिर आपको मिलेगा उत्पादन के साक्ष्य, फिर आपको मिलेगा कृषि विकास के साक्ष्य, उत्पादन के साक्ष्य का ही पार्ट है। फिर आपको मिलेगा साधन मिलेंगे विभिन्न, जिसमें आप देखेंगे मनोरंजन के साधन भी मिलेंगे। ठीक। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो भी आपको इसी काल में मिलेंगी। तो नवपाषाण काल इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये क्रांति का काल है। और इस बात को किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड। आषाढ़ काल से संबंधित तथ्य अगर हम कुछ देख लें तो राष्ट्रीय संग्रहालय, अलेक्जेंडर कल निगम, जिनसे सवाल प्री में ज्यादा आते हैं, रिपीटेड हो गए, उन टॉपिक्स को भी मैंने अलग से यहाँ पे दे दिया है। तो आर्किबाल्ड कार्लाइस मानव अस्थि पंजर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। अलेक्जेंडर कन्निंघम, इसको कई बार पूछा गया है, इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आर्किबाल्ड कार्लाइस के बारे में कि 1863 में विंध्य क्षेत्र में इसने शैल चित्रों की खोज की थी। और मानव अस्थि भारत में सबसे पहले कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण। आगे देख लेंगे आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, किसका पहला उदाहरण, और रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखिए ये क्या है, ये सारे टॉपिक क्या है, प्रीलिम्स में बार बार आपसे पूछे गए टॉपिक। इनको आप एक बार ध्यान में रखेंगे, आप आसानी के साथ प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आग का पहला आविष्कार कहाँ मिलता है? पूरा पाषाण काल। मतलब पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में आपको आग का आविष्कार मिलता है। पहिए का आविष्कार आपको कब मिलेगा? नवपाषाण काल में, क्योंकि आप पहिए का आविष्कार, क्योंकि आप देखिए समाज बन रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी जरूरत पड़ेगी। तो पहिए का आविष्कार भी हो रहा है कब? नवपाषाण काल में। उसके बाद देखिए कृषि का जो पहला उदाहरण आपको आपने देख ही लिया, कहाँ मिल रहा है? मेहरगढ़ में। और रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की।
ठीक। C.L. कार्लाइल का देखिए आप, श्वेतंभ्रू गिबन की बात करिए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर की बात करिए और रिजले की बात करिए। तो C.L. कार्लाइस क्या कहते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी है। C.L. कार्लाइक ने। तो भारत में मध्य पाषाण काल की सबसे पहले जानकारी किसने दी? C.L. कार्लाइक ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या है? औजारों की खोज करी है। श्वेतंभ्रू गिब्बन, इन्होंने क्या असम में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र मानव कपि है, कौन सा? श्वेतंभ्रू गिब्बन। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर कौन है? 1857 और 58 में भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज की। देखिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा हम अलग तरीके से बाद में विशेष रूप से देखेंगे। रिजले की बात करें तो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजाति विभेदीकरण किया। ये रिजले ने क्या किया, इन्होंने एक तरह से भारत का जो समाज है, भारत का समाज है, उसमें जो विभेद है, मतलब जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनका एक तरह से पहली बार साइंटिफिक तौर पे ये एविडेंसेस निकाले कि भारतीय समाज किस तरह का था। ये रिजले की प्रमुख योगदान था। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने एक तरह से बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ पाषाण काल को ही कवर किया है। आने वाली वीडियो में हम इतिहास के अन्य कालों को भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ, जिससे आप लोग बहुत आसानी के साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ।